हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरे के बारे में कवर किया था। और उसमें हमने देखा था कि सी के अंदर किस तरीके से हम मल्टीपल सेम डेटा टाइप के अगर वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो उनको एक ही साथ एरे के फॉर्मेट में डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें हम आगे यूज कर सकते हैं। ओके, इस क्लास में बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास विल कवर द एक्सरसाइजेस 1.13 and 1.14. Okay, and then we will start with the functions. I request all of you, जिन जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास अटेंड की है वो ये सारी की सारी एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि एरे के फॉर्मेट में हम किस तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स और इन सबको कैलकुलेट काउंट करके और उन्हें प्रिंट कराते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, अभी हमारी ये एक्सरसाइज क्या कहती है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है कि आपको एक ग्राफ का फॉर्मेट है हिस्टोग्राम, उसको प्रिंट करना है। ओके, ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्ड्स की वर्डों की क्या लेंथ है इन इट्स इनपुट। जो आपका इनपुट है उसमें जो वर्डों की लेंथ है उसके आधार पर आपको हिस्टोग्राम में प्रिंट कराना है। ओके, इट इज इजी टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम विद द बार्स हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल में प्रिंट कराना थोड़ा सा इजी है। ए वर्टिकल ओरिएंटेशन इज मोर चैलेंजिंग। वर्टिकल ओरिएंटेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे कि इस तरीके का अगर कोई इनपुट है, लेट से ये आपका इनपुट दे रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए हिस्टोग्राम ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्ड इन इट्स इनपुट। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो ईच वर्ड का क्या लेंथ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ 3 और 3 6 7 है, राइट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इस तरीके से। अब देखोगे आप तो 5 लेंथ के, एक तो राइट हो गया, एक प्रिंट हो गया, एक इसके बाद आप आगे चलो तो वर्ड्स हो गया, फिर एक इनपुट हो गया। इसका मतलब 4 ऐसे वर्ड हैं पूरे के पूरे इनपुट में जिनकी लेंथ क्या है, 5 है। ओके, वन लेंथ का अगर देखोगे आप तो ए और फिर इसके बाद कोई नहीं, तो दो ऐसे वर्ड हैं जिनकी लेंथ 1 है। तो 1 टू लेट से मैंने कुछ 10 लेंथ तक का मैक्सिमम वो लिया है कि मैक्सिमम 10 लेंथ तक के वर्डों को ही मैं कवर करूंगा अपने इसमें प्रोग्राम में। और तो मैं क्या है 1 to 10 तक जितने भी लेंथ के जितने वर्ड हैं उनका एक प्रिंट हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में उनको हॉरिजेंटल बार के द्वारा प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हम एक बार चलते हैं अपने होमवर्क पे। होमवर्क कहता क्या है, देखो इस तरीके का होता है हिस्टोग्राम। मैंने आप लोगों की थोड़ा सहूलियत के लिए समझाने के हिसाब से ये आपको बताया है ना। लेट से मैंने कुछ इस तरीके का इनपुट डाला, ABC स्पेस PQRD स्पेस समथिंग 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 लाइक दैट। इस तरीके से मैंने स्पेस वो इनपुट डाला है, इनपुट अपनी लाइन डाली है ना। तो इसमें हर एक वर्ड की अपनी अपनी कुछ लेंथ है। लेट से इसकी 3 है। अब 3 लेंथ का, राम की भी लेंथ 3 है। 3 लेंथ का और कोई देखोगे तो और कोई वर्ड नहीं है। इसके अलावा 2 लेंथ का केवल एक ही वर्ड है। 3 लेंथ के 2 वर्ड हैं और 1 लेंथ का कोई वर्ड नहीं है। तो हिस्टोग्राम कैसे प्रिंट होगा, 1 लेंथ का कोई वर्ड नहीं, 2 लेंथ का 1 वर्ड, 3 लेंथ के 2 वर्ड, फिर 4 के भी 2 होंगे, 5 के भी 2 होंगे। इस तरीके से हॉरिजेंटल हिस्टोग्राम प्रिंट किया जाता है। अब वर्टिकली इसको कैसे प्रिंट करना है, तो आप इसको जस्ट मूव कर दीजिए वर्टिकली। 1 2 3 4 को नीचे लेके आइए, फिर उसके बाद ये निशान इधर, और देन उसके बाद ये जितने भी स्टार स्टार मार्क्स हैं इनको आप इस तरीके से वर्टिकली हम आपको इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम कह रहा है। ओके, अब पॉइंट ये है कि अगर इस तरीके से हमको इसको प्रिंट करना है तो सबसे पहले इस लाइन में वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स हमको देखने पड़ेंगे, राइट। स्पेस के मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ वर्ड्स देखने के लिए हम क्या करते थे कि स्पेस /t या न्यू लाइन कुछ भी इस तरीके का इनपुट आता है तो उसके बाद हम स्टेट इन स्टेट आउट यूज करके और पता लगा लेते थे कि कितने सारे के वर्ड्स इस पूरे के पूरे सेंटेंस में आ रहे हैं। और हर एक वर्ड की अपने आप में कोई लेंथ होगी। उन लेंथ के आधार पे हम 0 to कुछ जैसे 9 लेंथ तक के हमने वर्ड लिए हैं तो उस एरे में जाकर के प्लस प्लस सेट कर देंगे कि हाँ भैया 5 लेंथ का अभी पहला वर्ड मिला तो काउंट 5 में जाकर के हमने +1 कर दिया। फिर दूसरा 5 लेंथ का दूसरा वर्ड मिल गया तो फिर उसको +2
कर दिया। इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम बनाने वाले हैं। तो पहला तो होना चाहिए काउंट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड। तो पहले ईच वर्ड फाइंड करो, फिर उनकी लेंथ निकालो, एंड सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब सेम काउंट के जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, वर्ड काउंट शुड स्टोर इन एन अरे काउंट मैक्स, है ना, तो उनका जो नंबर है वो काउंट मैक्स के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। नाउ प्रिंट द ईच काउंटर, प्रत्येक काउंट को आपको प्रिंट करना है वन बाय वन इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मैनर, ठीक है कि नहीं। तो अपन एक बार कोड की तरफ देख लेते हैं। मैंने बताया है आपको कि जितनी भी आपकी क्लास हैं उन क्लासेस के लिए एक एक फोल्डर अवेलेबल है। उस फोल्डर के अंदर होमवर्क नाम का फोल्डर है, उसमें हमने इसको कर रखा है ना। तो देखिए 1.c मैंने बनाया है हॉरिजेंटल के लिए और 2.c मैंने बनाया है वर्टिकल के लिए, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं एक बार इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सी दिस, ओके, ए डॉट आउट, और हमने यहाँ क्या है, सेम इनपुट हम यहाँ पे इनको दे देते हैं, लेट्स से, ओके। तो आप देखें वो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया है ना। अभी मैं दोबारा से इनपुट में एक और बढ़ा देता हूँ ए, ठीक है कि नहीं। तो आप देखें अब वो एक लेंथ का हमने ए बढ़ा दिया तो वहाँ पे भी स्टार मार्क आ गया। किस तरीके से इस प्रोग्राम को हमने किया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने मैक्सिमम 10 लेंथ तक के वर्डों को ही यहाँ पे काउंट किया है ना। तो एक मैंने काउंटर करके एक एरे ले लिया। इसमें क्या है कि जितना लेंथ होगा वो सारे के सारे नंबर ऑफ वर्ड्सों को मैं स्टोर करूंगा। तो जो हमारी इंडेक्स है वो बताएगी कि इस लेंथ के वर्डों को मैंने स्टोर किया है, और जो उसकी वैल्यू है वो बताएगी कि इस लेंथ के कितने सारे वर्ड हमारे पास इस लाइन के अंदर आए थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गेट केयर करना चालू किया, उसको एंड ऑफ द फाइल से देखा। ये इफ कंडीशन हमारी आपको समझनी है कि क्या है इफ कंडीशन। तो हम क्या है, इस पूरे के पूरे कोड को एक बार वॉक थ्रू करते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ड्राई रन। हमारा इनपुट है ए, तो सबसे पहले जब कैरेक्टर में ए आएगा तो आप यहाँ पर स्टेट की वैल्यू इनिशियली आउट है ना। तो सी इक्वल टू ना तो स्पेस है, ना स्लैश टी है, ना स्लैश एन है, तो ऑब्वियसली वो इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, तो वो एल्स इफ के कंडीशन के अंदर जाएगा। स्टेट की वैल्यू इनिशियली हमारी आउट है बिल्कुल, तो स्टेट हमारी हो जाएगी इन, और लेंथ हो जाएगी प्लस प्लस। लेंथ प्लस प्लस का मतलब क्या है कि अब मैं किसी एक वर्ड के अंदर जा चुका हूं और मेरी उस वर्ड की लेंथ +1 हो गई है। तो अब मैंने इसकी लेंथ देख ली, एक आ गई। अगली बार फिर से करेक्टर रीड किया, इसको करेक्टर में फिर से बी मिलता है। बी मिलने पे वो देखेगा ये इफ कंडीशन ये भी पास नहीं होगी, एल्स इफ कंडीशन भी पास नहीं होगी, तो वो सिंपली एल्स में जाकर के लेंथ को प्लस प्लस कर देगा। ओके, फिर सी मिलेगा इसको, सी की कंडीशन भी बिल्कुल बी के तरह होगी, लेंथ को प्लस प्लस कर देगा। जैसे ही इसको फिर स्पेस मिला तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और ये देखेगा कि अगर आपका स्टेट इन है, जो कि बिल्कुल है, हम एक वर्ड के अंदर थे तो स्टेट इन है हमारा, और जो हमारी लेंथ है जो कि अभी तक कितनी हुई है, ए आने पे 1, बी आने पे 2 और सी आने पे 3, तो वो 1 से ज़्यादा है और मैक्स से कम है बिल्कुल, क्योंकि हमको मैक्स तक ही इसको लेके जाना है ना। मैक्स मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो काउंट ऑफ लेंथ मतलब उस लेंथ का, यानी काउंट ऑफ 3 यानी थर्ड इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको आप प्लस प्लस कर दीजिए। जो कि हमारा, अब हमने यहाँ पे प्लस प्लस करने से हमारा क्या आइडेंटिफाई हो गया कि 3 लेंथ का जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो अगर पहले जितने थे उसमें +1 हमने ऐड कर दिया। अब लेंथ इक्वल टू 0, फिर से हम नए वर्ड की तरफ बढ़ेंगे और स्टेट इक्वल टू आउट हमने कर दिया। और इसके बाद जैसे ही फिर से पी चालू हुआ तो फिर से ये इसी तरीके से घूमेगा और लास्ट में जाकर के आपका एक काउंट अरे पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, जिसमें हर एक इंडेक्स अपने आप में लेंथ दिखाएगा वर्ड की, और उसकी वैल्यू क्या दिखाएगा कि इस लेंथ के कितने सारे वर्ड अवेलेबल हैं। ओके, अब इनकी प्रिंटिंग कैसे करनी है हमको, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंटिंग करनी है हमको, या तो हम हॉरिजेंटल हिस्टोग्राम में करें या वर्टिकल हिस्टोग्राम में करें। हॉरिजेंटल हिस्टोग्राम में प्रिंट करने के लिए हमको %2d, मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 10 भी आ सकता है 11 भी आ सकता है, उस आधार पे मैंने 2 स्पेस यहाँ पे पहले ही रिजर्व कर लिए हैं, और फिर स्पेस दे के एक तरीके का लाइन और देन आई। तो यहाँ तक इसने प्रिंट कर दिया ये। ओके, स्पेस सहित प्रिंट किया है इसने, है ना, यहाँ पे।
ये इतना है ना। अब इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमको प्रिंट कराना है स्टार को। कितने स्टार प्रिंट कराने हैं? जो इस आई में नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं। जैसे अगर इसमें 2 हैं तो इसका मतलब आई लेंथ के 2 वर्ड हमको मिले थे, तो उसने 2 बार स्टार स्टार प्रिंट करा दिया। अगर एक है तो 1 बार स्टार प्रिंट कराया। तो ये हमारा कोड हुआ किसका? हॉरिजेंटल हिस्टोग्राम प्रिंट कराने का। लेकिन वर्टिकल हिस्टोग्राम प्रिंट कराने का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। वर्टिकल हिस्टोग्राम को प्रिंट कराना थोड़ा सा ट्रिकी है। वर्टिकल हिस्टोग्राम को प्रिंट कराने के लिए हमको सबसे पहले जो ये लेंथ हम देख रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ गई है। इट्स लाइक कि 5 लेंथ तक के वर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, 9 लेंथ तक के वर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। वो एक मैक्स काउंट हमको रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अगर हमको वर्टिकल प्रिंट कराना है। अगर हमारे पास 2 लेंथ के ही वर्ड अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए बस हमने इसी को प्रिंट कराया है। ठीक है कि नहीं? ओके, फाइन। तो एक बार जैसे 3 लेंथ के ओनली हमारे पास 2 ही नंबर ऑफ वर्ड्स अवेलेबल हैं, राइट? तो मैक्सिमम हमारे पास जितने वर्ड अवेलेबल हैं वहाँ से हम चालू करेंगे, और जिन जिन काउंट में उस नंबर की बराबर नंबर ऑफ वर्ड्स का काउंट होगा, वैल्यू होगी, उनको यहाँ पे स्टार हम प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट कराएंगे। और इस तरीके से इस वर्टिकल हिस्टोग्राम को हमें प्रिंट कराना है। मैं जल्दी से आपको कोड भी दिखा देता हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज को जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि क्लास के लिए हम टाइम दे सकें, और आपको कोशिश है मेरी कि पूरी तरीके से प्रोग्राम समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन via comment or WhatsApp group, whatever it will be there in the description. Links are available in the description. Okay. तो हमें क्या है कि कोड को ऊपर से अगर आप देखोगे इनिशियल लाइन से, तो वही सेम वर्ड हमने की काउंट किए हैं, उनकी लेंथ काउंट की है और काउंट अरे को रेडी किया है। द ओनली थिंग विच इज एक्चुअली एक्स्ट्रा हेयर इज दिस मैक्स। ये मैक्स हमारा बता रहा है कि नंबर ऑफ काउंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो लेट्स से कि आपके पास 3 कैरेक्टर के 3 लेंथ के जो वर्ड है, 3 कैरेक्टर लेंथ का जो वर्ड है, उसके नंबर ऑफ वर्ड जो आए हैं, रिपीट हुए हैं, वो 5 हैं। और अगर 4 कैरेक्टर के 6 हैं तो हमारा मैक्स क्या दिखाएगा? 6 नंबर को दिखाएगा। ठीक है कि नहीं? अब क्योंकि हमको वर्टिकल हिस्टोग्राम प्रिंट करना है, तो इसीलिए हमें, ये वर्टिकल के लिए है, सॉरी। हाँ, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, मैक्स से अपने इसको चालू किया फॉर लूप को, और हमने आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू मैक्स तक हम गए। और हमने ये देखा कि अगर किसी भी काउंट में या किसी अरे में जो वैल्यू है वो हमारी इस मैक्स के बराबर या मैक्स से ज़्यादा है, तो हमें क्या स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज हमको स्पेस प्रिंट करना है। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली काउंट की जो वैल्यू होगी, वो काउंट की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे 0, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे आपकी 2। ओके, देर विल बी ए 0 आल्सो, राइट। तो 0 का 0, 1 पे 0, 2, एंड देन फोर्थ नंबर पे अगेन 2, फिफ्थ नंबर पे अगेन 2, सिक्स नंबर पे 1, सेवेंथ नंबर पे 1, एट्थ नंबर पे 1, एंड नाइन्थ नंबर पे अगेन 1। इस तरीके से है ना। तो अगर इसको आपको प्रिंट कराना है तो हमने क्या पहले मैक्स देखा। मैक्स की वैल्यू ऑब्वियसली इन सारे की सारी वैल्यूज में सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, मैक्स की वैल्यू है 2। ठीक है कि नहीं? अब हमने 4 काउंट चालू किया और आई इक्वल टू मैक्स से 0 तक हम जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये हमारा आई वेरिएबल है। ओके, और जे वेरिएबल हमारा क्या है, आइट्रेट कर रहा है काउंट के अंदर। ठीक है ना। अब काउंट के अंदर वो देख रहा है, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो काउंट के अंदर वो देख रहा है कि किस जगह पे वैल्यू 2 मैच हो रही है। जैसे मैच या उससे ज़्यादा है। अगर काउंट की वैल्यू आपके इस जे आई की वैल्यू से
ज्यादा है या फिर उसके बराबर है तब तो वो स्टार प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो स्पेस प्रिंट करेगा। तो पहले पहले क्या करेगा, वो आई इक्वल टू 1 पे आया, स्पेस प्रिंट किया उसने, क्योंकि 1 की वैल्यू 0 है, काउंट की आई की वैल्यू आपकी 2 है। 2 पे आया, उसने देखा कि आई की वैल्यू आपकी 2 है, 1 की वैल्यू जो यहाँ 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू है, काउंट 2 की वैल्यू है वो 1 है सिंपली। तो उसने बोला कि भैया वो उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं है, तो उसने फिर से स्पेस प्रिंट किया। अब जैसे ही 3 पे आया, उसको मिला वो 2 2 वैल्यू मैच कर गई, तो स्टार प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ, फिर से स्पेस स्पेस, एंड देन फिर स्टार प्रिंट किया। अगली लाइन में आया, आई को हमने अब मैक्स -1 यानी एक घटा दिया, यानी 1 कर दिया। 1 के केस में इसने देखा कि इन दोनों के लिए तो 0 0 है, तो 1 के केस में इसने कोई प्रिंट किया नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी वैल्यूओं में वो या तो 1 के बराबर हैं या 1 से ज़्यादा हैं। तो इसलिए इनने सबके लिए स्टार स्टार प्रिंट कर दिया। और ये सारे के सारे स्टार प्रिंट करने के बाद देन फिर उसने वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से प्रिंट कर दी, जिससे कि वर्टिकल हिस्टोग्राम को दिखाया जा सके। और फिर हमारे काउंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक लिख दिए। ओके, एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। एक अच्छे कोड का एग्जाम्पल है ये। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से खुद से भी बनाएं। देखिए इस तरीके से प्रिंट हो गया। हम एक बार इसमें एक एक्स्ट्रा आउटपुट और दे के देख लेते हैं कि हमने जैसे 1 लेंथ का कुछ भी नहीं है, तो हमने ए दे दिया और कंट्रोल डी दिया, तो देखिए यहाँ पे 1 पे कुछ भी नहीं था स्टार, यहाँ पे एक स्टार आ गया, यहाँ पे 1 पे है ना। ओके, एक काम और कर लेते हैं हम, ए की वैल्यू को 3 बार देख लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा मैक्स वेरिएबल था, है ना, एक जो मैक्स वेरिएबल था जिससे हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे थे, राइट, अब वो 2 ना हो करके अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि 3 सेट हो गया तो वहाँ पे वो 3 आ जाएगा वैल्यू। और फिर वो थर्ड रो में चलेगा, और थर्ड रो में केवल स्टार 1 के लिए प्रिंट होगा, और उसके बाद कुछ भी इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये थर्ड के लिए स्टार यहाँ प्रिंट हो गया, सेकंड के लिए इस तरीके से प्रिंटिंग हो गई, और 1 के लिए इस तरीके से प्रिंटिंग हो गई। ये हमारा क्या है, वर्टिकल हिस्टोग्राम था। और हमने जो इससे पहले किया था, ये आउटपुट अगर आप देते हो, इस आउटपुट को देने के बाद ए फिर मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजेंटल हिस्टोग्राम हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा 13 नंबर था। ओके, एक्सरसाइज 1 3 इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा के देख लिया है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ओरिएंटेशन में हमने प्रिंट करा दिया है। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू, जिन जिन ने अब तक ये क्वेश्चन जिन जिन से नहीं हुआ या किसी कारणवश जिनको समझ में नहीं आया था, अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे केवल वहाँ और थोड़ा सा सिंप्लिसिटी है कि यहाँ तो वर्ड का काउंट देखना था, यहाँ सिंपली आपको करेक्टर का काउंट देखना है। तो आपको एक हिस्टोग्राम प्रिंट कराना है, इसने नहीं बताया कि उसको वर्टिकल कराना है या हॉरिजेंटल कराना है। इट्स योर चॉइस, आप किसी भी तरीके से प्रिंट करा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रिंट करा सको। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन इट्स इनपुट। अपने इनपुट में कितने टाइप के मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनके आधार पर आपको उनका नंबर काउंट करना है। पहले एक काउंट नाम का एरे लेना है, और फिर उनमें नंबर ऑफ काउंट जितना भी इंक्रीमेंट होता है उस हिसाब से उनमें वैल्यू फिलिंग करनी है। वंस द काउंट एरे विल बी रेडी विद द वैल्यूज एंड ऑल, देन आपको उसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में सिमिलर जैसे मैंने 1 3 में बताया है इसी तरीके से प्रिंट कराना है। ठीक है कि नहीं। तो वो कोड मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मैं अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इस क्लास में मैंने उसको इसीलिए ऐड नहीं किया जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, और फिर आप अपने इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसको यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो नाउ एज द होमवर्क इज डन विल मूव टू द फंक्शंस। ओके, तो मैं फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है डेनिस सेठ जी का, इसमें सारे के सारे मेन मेन टॉपिक्स का ओवरव्यू दे रखा है।
ठीक है कि नहीं। सो डोंट बी अफ्रेड कि अगर अभी फंक्शन आ गया तो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर की हैं नहीं की हैं। आगे चल के फंक्शन का एक अलग टॉपिक भी अवेलेबल है उस इसी बुक के अंदर, और उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए मैं बताऊं आपको, चैप्टर 1 अगर आप ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन में देखोगे तो यहाँ फंक्शन नाम का है, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी ओवरव्यू दिया गया है। लेकिन चैप्टर 2 में आप बहुत अच्छे तरीके से टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स इनको डीपली बताया गया है ना। तो ये हमारे सारे के सारे ओवरव्यू वाले चैप्टर्स हैं, इनके द्वारा आपको मैक्सिमम आइडिया सबसे पहले समझना है, जिससे कि हम चैप्टर 2 के अंदर जब कभी भी किसी कोड को लिखें तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकें और किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, so now we will move to the functions. ये हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसके अंदर। आप भी मेरे साथ जब इस क्लास को ले रहे हो तो उस टाइम पे अपने पीडीएफ के अंदर इसको हाईलाइट करिए। पीडीएफ मैंने गिटहब पे डाल रखी है, वहाँ से इस पीडीएफ को आप ले सकते हो। ये हाईलाइटेड वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आती है तो लेक्चर से जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से कोशिश करो थिंक करने की, सोचने की। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हो। वी विल टेक केयर इट इन द स्पेसिफिक क्लास और सम एक्स्ट्रा क्लास। ओके, तो क्या होते हैं फंक्शंस? तो फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, सब रूटीन्स को ही फंक्शंस बोला जाता है ना। ऐसे सब रूटीन एक सेट ऑफ मतलब ये कि अगर कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, एक एल्गोरिथम है, उसके कुछ स्टेप्स हैं और वो बार बार अगर अपने कोड में यूज हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब रूटीन या एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसको बार बार कॉल करके हम कोड को बिना रिपीट किए हुए उसकी रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये ही सी में फंक्शंस एक्चुअली अवेलेबल हैं। इसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, ठीक है कि नहीं। ए फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज इक्विवेलेंट इज टू ए सबरूटीन और फंक्शन इन फोरट्रान। फोरट्रान लैंग्वेज में फंक्शन और सबरूटीन है, उसी हिसाब से सी में फंक्शन है। इसको पास्कल में आप देखो तो वहाँ पे प्रोसीजर बोलते हैं और फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। अब किस किस तरीके के फंक्शन अब तक हमने देखे हैं, जैसे हम प्रिंट एफ का यूज कर रहे हैं, गेट केयर का यूज कर रहे हैं, पुट केयर का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गेट केयर आपका रिटर्न जो देता है, एक्चुअली इसका नाम बता रहा है कि ये कैरेक्टर का रिटर्न देना चाहिए, लेकिन ये रिटर्न क्या देता है, इंटीजर देता है रिटर्न। और क्यों इंटीजर रिटर्न कर रहा है इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन में क्या आप रिटर्न आ रहे हो, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमको समझना और सोचना पड़ेगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, एक रिटर्न उसी टाइप के आधार पर रिटर्न वैल्यू भी आती है। पुट केयर में हम क्या कर रहे हैं, पुट केयर का मतलब है कैरेक्टर को प्रिंट कराना, तो इसका मतलब आपको कैरेक्टर एज ए आर्गुमेंट पास करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटीजर एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा है। तो पुट केयर से हमको ये पता लगता है कि फंक्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि आप किस टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हो, है ना। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ में आप जितना चाहो उतने आर्गुमेंट पास कर सकते हो। आपका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके एक्सपेक्टेड हैं और किस तरीके से किस ऑर्डर में आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद आपको दो दो परसेंटेज डी से दो इंटीजर को प्रिंट कराना है तो 3 आर्गुमेंट हो जाएंगे। अगर 4 इंटीजर को प्रिंट कराना है तो 5 आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी आप वेरिएबल तरीके से सी में रख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब क्या है, सिंस सी हैज नो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लाइक द स्टार स्टार ऑफ फोरट्रान। स्टार स्टार क्या करता है, स्टार ऑपरेटर हमेशा मल्टीप्लाई करता है। स्टार स्टार यूज किया जाता है पावर के लिए, जैसे 2 to the power 3, अगर 2 into 3 करना है तो 2 * 3। इफ यू आर राइटिंग 2 * 3 इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से टू द कंपाइलर दैट वी नीड द आउटपुट लाइक 2 to the power 3। लेकिन ये फोरट्रान में होता है, सी में नहीं होता। सी में इसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, पावर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो पावर फंक्शन अगर आपको लिखना है तो बेस और उसकी पावर दो आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, और फिर वो उसी हिसाब से जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट, वो जो बेस है उसको
जितना नंबर ऑफ पावर आपने भेजा है उतनी बार मल्टीप्लाई करेगा और देन आपको आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है कि नहीं। तो रूट टू रेज एन इंटीजर m टू ए पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ n, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से वो इसको कंप्यूट करेगा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन और थी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक पावर करके फंक्शन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। वो कंप्यूट करता है पावर एक्स वाई, आप लिखोगे तो कंप्यूट करेगा एक्स टू द पावर वाई को, है ना। हियर इज द फंक्शन पावर एंड द मेन प्रोग्राम टू एक्सरसाइज इट, ओके। अब देखिए, फंक्शन को सी में यूज करने से पहले आइदर आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि कंपाइलर को मेन के अंदर जब वो जाए और जब इसको कॉल करे तो कॉल करने से पहले उसके बारे में फंक्शन का एक फ्रेम अवेलेबल हो मेमोरी के अंदर। मैंने मेमोरी लेआउट आपको पढ़ाया था, उस मेमोरी लेआउट में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन अवेलेबल है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मेरे को ऊपर डिफाइन नहीं करना है, तो आपको डिक्लेयर फंक्शन को ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। डिक्लेरेशन से क्या होगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस नाम का फंक्शन आएगा, उसके ये इस तरीके के इसके आर्ग्यूमेंट होंगे और ये उसका रिटर्न टाइप होगा, ठीक है कि नहीं। और डेफिनेशन वन नीचे जो आप लिख रहे हो उस आधार पर, डिफाइन डेफिनेशन के आधार पर वो वैल्यू को कैलकुलेट करके आपके लिए देगा, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, इंटीजर टाइप का रिटर्न, पावर फंक्शन का नेम और दो आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के, इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के लिए लिखने के बाद आपको कॉलन मार्क सिर्फ दे देना है। इवन आपको ये वेरिएबल्स भी है ना जो यहाँ एम और एन लिखे हैं, इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटीजर स्पेस इंटीजर इस तरीके के भी लिख दोगे तो भी आपका डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ओके, तो आपने यहाँ पावर टू आई और इस तरीके से इस फंक्शन को बनाया। हमने i इक्वल टू 0 से i लेस देन 10 तक, यानी 0 से 9 तक एक एक इंटीजर गए हम, और उनमें हमने 2 की पावर और -3 की पावर के हिसाब से वैल्यूओं को प्रिंट करना चालू किया। और नीचे पावर फंक्शन में क्या होगा, मैंने बताया आपको कि बेस और पावर की वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, बेस को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। कितनी बार, जितना भी आपने पावर की वैल्यू यहाँ पे पास की है उतनी बार। सबसे पहले p इक्वल टू 1 मैंने लिया, मैं बेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ। p इक्वल टू p इंटू बेस, यहाँ पे अब p की वैल्यू क्या हो गई, 1 इंटू बेस। तो p की वैल्यू बेस हो गई। अगली बार जैसे ही फोर लूप में गया, प्लस प्लस किया, कंडीशन चेक किया, फिर बॉडी आई, तो p इंटू बेस का मतलब पहले p की वैल्यू बेस थी तो बेस इंटू बेस यानी बेस स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। फिर प्लस प्लस किया, फिर कंडीशन किया, फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर इंटू बेस यानी बेस की पावर 3। तो इस तरीके से ये इसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है कि नहीं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो पास किया जा रहा है टू वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बेस, या यहाँ पे जो ये एक वेरिएबल आई पास किया जा रहा है और यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है एन, क्या ये दोनों आपस में सेम मेमोरी रखते हैं या डिफरेंट मेमोरी रखते हैं। दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेयर। तो जब कभी भी किसी आर्ग्यूमेंट को वैल्यू के फॉर्मेट में पास किया जाता है तो वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट अपनी एक लोकल कॉपी मेमोरी में बनाता है। इट मीन्स कि यहाँ हमने आई एज ए वैल्यू पास किया है, तो यहाँ एन की एक अलग मेमोरी लोकल कॉपी क्रिएट होगी, और एन में जो भी आप मॉडिफिकेशन करोगे उसके आधार पे इस आई में किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, है ना। तो ये फंक्शन डेफिनेशन हैज दिस फॉर्म, क्या है, रिटर्न टाइप है, पैरामीटर डिक्लेरेशन है इफ एनी, ठीक है कि नहीं, और फंक्शन नेम है। यहाँ पे इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, इसके ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। Okay, now come to this. We'll assume that both functions are in the same file. So whatever you have learned about running C program will still work. अगर हमारा पावर फंक्शन और मेन फंक्शन दोनों सेम फाइल के अंदर हैं, तो हमारा सी क्या कहता है कि आपका मेन फंक्शन पहले ऊपर डिक्लेयर है, उसकी डेफिनेशन नीचे है,
सॉरी, पावर फंक्शन आपका ऊपर डिक्लेयर है और पावर फंक्शन की डेफिनेशन नीचे है, तो आप मेन फंक्शन में इसको यूज कर रहे हो, तो आप किसी भी बिना रीजन के वो बिना कंपाइलेशन इशू के प्रॉपरली रन होगा, ठीक है कि नहीं। अगर ये किसी और फाइल में डिफाइन होता या डिक्लेयर होता तो आपको हेडर फाइल के थ्रू वो इंक्लूड करनी पड़ती, जिससे कि उसके डिक्लेरेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सके और हमारी जब ये फाइल कंपाइल होती तो उस टाइम पे बताया जा सके कि पावर फंक्शन जो आपने यूज किया है उसकी डेफिनेशन किसी अदर फंक्शन के अंदर, अदर फाइल के अंदर डिफाइन है, राइट। ओके, नाउ the first line of power itself this which declares the parameter types and the names which I told you, right। और ये क्या है, पावर में जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं, लोकल हैं, ठीक है कि नहीं। आपको मैंने ये बात अभी बताई थी कि ये अपनी लोकल मेमोरी रखते हैं, ठीक है कि नहीं। द आई इन पावर इज अनरिलेटेड टू द आई इन मेन, करेक्ट है ना। ये आई मीन्स ये जो एन है आपका, यहाँ पे जो हमने आई वेरिएबल लिया है, ये वेरिएबल और मेन का जो आई वेरिएबल है, ये वेरिएबल दोनों ही एक दूसरे से अनरिलेटेड है। ओके, केवल इस लाइन को ऐसे ही नहीं समझना है कि ये अनरिलेटेड है, इस लाइन को ये भी देखना है कि ये अनरिलेटेड हैं तो किस तरीके से हैं। याद करो मेमोरी लेआउट का वो लाइन जब मैंने बताया था आपको कि हर एक फंक्शन कॉल के लिए एक फंक्शन का फ्रेम डिफाइन होता है मेमोरी में, तो उस फ्रेम के अंदर उस फंक्शन से रिलेटेड सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं। एक फंक्शन फ्रेम का दूसरे फंक्शन फ्रेम से किसी भी टाइप का कोई मतलब नहीं होता है, वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, उनको वो कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी दोनों की बिल्कुल अलग अलग होती है। तो पावर का जो फंक्शन फ्रेम है उसके अंदर आई की मेमोरी और मेन का जो फंक्शन फ्रेम डिफाइन हुआ है उसके अंदर मेमोरी आई वाली दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होगी। इसी कारण से हमने बोला है कि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। द आई इन पावर इज अनरिलेटेड टू आई इन मेन फंक्शन, ठीक है कि नहीं। आपको रिटर्न टाइप देना है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। A function need not return a value. A return statement with no expression cause control. Yeah, what exactly the means is कि ऐसा हो भी सकता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। इट मीन्स इट्स लाइक ए void फंक्शन, void रिटर्न फंक्शन, ठीक है कि नहीं। उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, लेकिन हम रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट किसी एक्सप्रेशन के भी लिख सकते हैं। कहना क्या चाह रहा है ये, ए रिटर्न स्टेटमेंट विद नो एक्सप्रेशन, बिना किसी एक्सप्रेशन के भी हम रिटर्न लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ p नहीं होता, मात्र हम रिटर्न एंड देन कॉलन लिख देते, इट मीन्स कि आपके फंक्शन को यहीं तक वर्क करना है, यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। फंक्शन का जो मतलब फंक्शन में जो हम एक्सप्रेशन है, अब इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट रन होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसने बताया है कि रिटर्न स्टेटमेंट विथ नो एक्सप्रेशन कॉज कंट्रोल, ठीक है कि नहीं, वो कंट्रोल को स्टॉप कर देता है वहीं पे। बट नो यूजफुल वैल्यू टू बी रिटर्न टू द कॉलर, ठीक है कि नहीं। लेकिन कोई यूजलेस वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करनी है। एज डज फॉलोइंग ऑफ द एंड ऑफ द फंक्शन बाई रीचिंग द टर्मिनेटिंग राइट ब्रेसेस। अदरवाइज आपका अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो वो क्या है कि मतलब ये कि जो आपके राइट ब्रेसेस जो हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस जो हैं आपके, वहाँ पे जा करके टर्मिनेट होगा चीज़ों को, है ना। एंड द कॉलिंग फंक्शन कैन इग्नोर ए वैल्यू रिटर्न बाई ए फंक्शन। ओके, तो एक पॉइंट तो ये है हमारा कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करे, वो वॉइड रिटर्न कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई वैल्यू फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कॉलर को उसको वैल्यू को कैच ही करना है। इट कुड बी पॉसिबल कि बिना कैच किए कॉलर सीधा फंक्शन को कॉल करते, उसे वैल्यू रिटर्न वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं। जैसे हमारा मेन फंक्शन है, तो यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए रिटर्न स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ मेन। आपने ये देखा होगा कि हम हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का रिटर्न लिखते हैं। आप देखिए यहाँ ये एंड मेन है, मैंने यहाँ पे रिटर्न इक्वल रिटर्न 0 लिखा है। आप देखें तो इस 0 का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं इसके आधार पे ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से सक्सेसफुली मेन फंक्शन काम करके खत्म हो गया है। अब मेरा कंट्रोल यहाँ पे आप टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। सिंस मेन इज ए फंक्शन लाइक एनी अदर,
इट मे रिटर्न ए वैल्यू टू इट्स कॉलर। तो हमने एक बार बताया था जब पहली पहली क्लास के अंदर मेन फंक्शन को बिना ओके सी के प्रोग्राम को विदाउट मेन हमने रन किया था, तो हमने देखा था कि एक स्टार्ट करके एक फंक्शन होता है जो मेन को कॉल करता है। इसीलिए मेन का होना बहुत ज़रूरी है और वो स्टार्ट फंक्शन इसकी रिटर्न वैल्यू को देखता है। तो ये कह रहा है कि ये मेन फंक्शन भी सारे अदर फंक्शंस की तरह है। इट में रिटर्न ए वैल्यू टू इट्स कॉलर, बिल्कुल रिटर्न कर सकता है, विच इज इन इफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है कि नहीं, वो एनवायरनमेंट के आधार पर डिपेंड करता है कि उसकी रिटर्न वैल्यू से आप क्या मीनिंग निकालते हो। जैसे कि एक रिटर्न वैल्यू ऑफ जीरो इम्प्लाइज नॉर्मल टर्मिनेशन, अगर आप जीरो रिटर्न कर रहे हो तो इसका मतलब टर्मिनेशन आपका नॉर्मल है। आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हो विद नॉर्मल कंडीशन। नॉन जीरो वैल्यू सिग्नल, अगर आप कोई सिग्नल भेज रहे हो अनयूजुअल सिग्नल या एररनेस टर्मिनेशन कंडीशन भी आप इस तरीके से रिटर्न मेन के अंदर रिटर्न फंक्शन में भेज सकते हो। ठीक है कि नहीं? ओके, तो अब फंक्शन का प्रोटोटाइप है, मैंने आपको बताया था कि इसका डिक्लेरेशन जो आप ऐसे यहाँ कर रहे हो इंट बेस इंट एन, इसको आप कुछ इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पैरामीटर नेम्स नीड नॉट एग्री। इंडीड पैरामीटर नेम्स आर ऑप्शनल इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन के प्रोटोटाइप में पैरामीटर नेम्स ऑप्शनल है। सो फॉर द प्रोटोटाइप वी कुड हैव रिटन लाइक दैट, बट आपके गुड कम डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस तरीके से ही फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन फंक्शन इस तरीके से भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप इस तरीके से भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये देखो सबसे बड़ा चेंज जो कि अनसीसी, ठीक है कि नहीं, बिटवीन अनसीसी एंड अर्लियर वर्जन, जो इससे पहले के वर्जन आए थे लाइक फोर्ट्रैन आया था, पास्कल आया था, उनमें उनमें फंक्शन को कैसे, देखिए हमने सी के अंदर तो फंक्शन देख लिया कैसे डिक्लेयर होता है और कैसे वो डिफाइन होता है, लेकिन इससे पहले की लैंग्वेजेस के अंदर अगर सेम पावर फंक्शन को लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता था। पावर, देन बेस और एन, फिर मुझे बताना पड़ता था कि बेस का क्या टाइप है इंटीजर, एन का क्या टाइप है इंटीजर। इस तरीके से हम लिखा करते थे। ठीक है कि नहीं? द डिक्लेरेशन ऑफ पावर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम कुड बी लुक्ड लाइक दिस आल्सो। हम इस तरीके से भी इसको नो पैरामीटर लिस्ट वाज permitted। ठीक है कि नहीं? सो द कंपाइलर could not readily check that power was being called correctly, indeed since by default power could have been assumed to return an integer। अगर आपने इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब कंपाइलर को क्या लगेगा कि पावर के पास कोई भी could not readily check that power was being called correctly, indeed since by default power could have assumed to return as integer। इंटीजर वैल्यू केवल वो रिटर्न करता है क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू उसको पास की है। ठीक है कि नहीं? नो पैरामीटर लिस्ट वाज परमिटेड, कोई पैरामीटर लिस्ट आपने नहीं दी रखी है। द एंटायर डिक्लेरेशन माइट वेल हैव बीन ओमिटेड, है ना? तो अब क्या ये इस तरीके से, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमने बताया है कि ये बुक भी इस तरीके से कह रही है कि ये वेल चूजन नेम्स आर गुड डॉक्यूमेंटेशन हाउएवर सो वी विल ऑफ्टन यूज देम ओनली। सो सबसे ज़्यादा बेस्ट डिक्लेरेशन का तरीका है वो हमारा यही है। हम कर और तरीके से भी सकते हैं लेकिन बेस्ट डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से ही किया जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? Okay, the new syntax of function prototype makes it much easier for a compiler to detect error in the number of argument or their types। ठीक है कि नहीं? The old style of declaration and definition still works in ANSYS। देखिए आप, ANSYS में पुरानी स्टाइल भी काम करती है, लेकिन जो नया सिंटैक्स है जो हमने ऊपर दिखाया है ना, नया सिंटैक्स है वो ज़्यादा इजी है कंपाइलर के लिए एरर को डिटेक्ट करने में। But we strongly recommended that you use the new form where you have a compiler that support it। ठीक है कि नहीं? तो ये पुराना तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का। ये नया तरीका है इस फंक्शन में जो हमने यहाँ पे लिखा है। और आपको कंपाइलर पुराने तरीके के हिसाब से हो सकता है कि एरर प्रॉपरली ना दिखा पाए, इसीलिए आपको नए तरीके के हिसाब से ही चलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ओके, इस लेक्चर में हमारे पास फंक्शन के बारे में हमने देखा है।
हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे आर्गुमेंट, कॉल बाय वैल्यू किस तरीके से क्या होती हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम हर तरीके के वेरिएबल को पास कर सकते हैं, लेकिन जब हम एरे को पास करते हैं एज आर्गुमेंट, तो क्या वो कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर कॉल बाय वैल्यू के अलावा कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ओके, इन दोनों में हम अच्छे तरीके से डिफरेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 1.15 एक होमवर्क है आपके लिए। इसके अलावा 1.14 जो हमने छोड़ा है वो भी होमवर्क है, इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप 1.13 के हिसाब से 1.14 को कवर करने की कोशिश करें, है ना। रीराइट द टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम, आपको याद होगा 1.2 सेक्शन में हमने टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम पढ़ा था, जिसमें हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज कर रहे थे। टू यूज ए फंक्शन फॉर कन्वर्जन, आपको इस तरीके से रिराइट करना है जिससे कि आप एक फंक्शन लिखिए कन्वर्जन के लिए, और उस फंक्शन को बार बार यूज करिए और उससे आप टेम्परेचर को आपस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 अगली क्लास में आपके लिए होमवर्क के फॉर्मेट में है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम टॉप क्वेश्चंस में चलते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। ओके, आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 1.8 के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है कि नहीं। आर्गुमेंट बाय वैल्यू को हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। इसको हमने कवर कर लिया है इन 8th क्लास। ओके, जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी बाया व्हाट्सअप चैनल। ओके, हम क्या है हर एक तो जो भी हमारी ये वीडियो है इनके डिस्क्रिप्शन में हमने गिट हब की और व्हाट्सअप चैनल दोनों की लिंक दे रखी है। व्हाट्सअप चैनल की जो लिंक है आप उस पर सेलेक्ट करोगे उस लिंक को, तो आप एक ग्रुप में ऐड होने के लिए परमिशन की आस करोगे, जो परमिशन मैं प्रोवाइड करूंगा, एंड देन यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। व्हाट एग्जैक्टली दैट ग्रुप इज, वो ग्रुप में सारी की सारी जो भी, अगर किसी को कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। सारे के सारे स्टूडेंट मिल करके जिन जिन को उसके बारे में पता है वो उसमें डिस्कशन करेंगे, वो उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका एक प्रॉपर आंसर ग्रुप में नहीं आ रहा है तो मैं उसका आंसर दूंगा आप सबके लिए। और इससे हेल्प क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा दिए हुए आंसर से संतुष्टि हो करके आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती हैं। और हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो भी उस ग्रुप में आए हुए क्वेश्चंस को देख करके हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन रेज करने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।